जोर का जोड़ है इस ट्रांसमिशन का नाम PSL 8 है, इवेंट का नाम समा टीवी पर आप देख रहे हैं अदील अजहर को। और हमारी ट्रांसमिशन आज एक नए टाइम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सो वी आर स्टार्टिंग अर्ली टुडे। अब से हमारा ये प्रोग्राम शाम को 4 से 6 बजे तक ही होगा, दोपहर 4 बजे भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेयर इन पाकिस्तान यू आर। सो जबरदस्त से डिस्कशन के साथ लेकर आज PSL के ऑफ डे वाले दिन, यानी आज हैरानी की बात है, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रही है बात कि हफ्ते वाले दिन जबकि क्राउड भी ज़्यादा आ सकती है, TRPs भी ज़्यादा होंगी, लोग भी वीकेंड पर टीवी ज़्यादा देखते हैं, मैच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों नहीं रखा। कोशिश कर रहे हैं ये बात जानने की, लेकिन जहाँ पे भी हम जा रहे हैं उसमें हॉकी खेली जा रही है। लेकिन बहरहाल द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हमारे स्टूडियो में आज आप देख भी सकते हैं कि वापस आ गए और खुशामदीद कहते हैं हम एक बार फिर से शाहिद खान हाफिज़ जी को। सलाम लाला, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा रहा आपका विजिट? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ग्रेट। चलें जी, लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारा यूजुअल पैनल, रोजाना की तरह हमारी स्क्रीनों को रौनक बख्शता हुआ मिसबाउल हक हैं, इरम है एंड इमाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल थ्री ऑफ यू। माशाल्लाह आज फिर रंग में काफ़ी कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, ग्रेट। इसके अलावा थोड़ी देर में इंजी भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है उनको भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो आज क्योंकि देखें ब्रेक का दिन है, आज हम थोड़ा सा पहले तो कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और ऑफ कोर्स फीडबैक लेंगे सबके जो है सिलसिला। कल एक बहुत ही रिमार्केबल दिन था पाकिस्तान सुपर लीग में, ज़ाहिर है नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ द मैच, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेयर और एक पर्टिकुलर इनिंग जिसका आई थिंक चर्चा काफ़ी सालों तक जो है वो रहेगा। लेकिन आज के दिन ज़रा हम रुक के PSL को पीछे भी देखेंगे। पिछले 10-12 दिन में जो एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान सुपर लीग की, मेजरली इन कराची एंड माइनरली इन मुल्तान एज वेल, कौन से प्लेयर्स स्टैंड आउट किए, किन प्लेयर्स ने आपको सरप्राइज किया, किन प्लेयर्स ने आपको डिसअपॉइंट किया, ये मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि हम अपने पैनलिस्ट्स के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जो एक कंफ्यूजन अब तक पाकिस्तान सुपर लीग में है वो आज भी है। कल हमने प्रोग्राम में तफसील से इसके हवाले से बात की थी। लाला, आप जानते हैं पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर में होगा, रावलपिंडी में पंजाब गवर्नमेंट और PCB के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कल मैच है शाम में लाहौर में, और अब तक ये मामला जो हैं वो सुलझे नहीं हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है। गलत है मेरे ख्याल में कोई क्लब टूर्नामेंट नहीं हो रहा, उसमें भी इस तरह की हरकतें नहीं होती, और ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों को तो ऊपर आना ही नहीं चाहिए। ये मसले मसाइल जो भी होते हैं इनको अंदर ही अंदर हल किया जाता है, और ये अच्छा नहीं है लीग के लिए। ये पहली होमवर्क होना चाहिए था, और इसको जिस तरीके से अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि हो रही है कि नहीं हो रही, काफ़ी कंफ्यूजन है, तो मेरे ख्याल में इसको सॉर्ट आउट करें। ये कोई अच्छी बात नहीं, लीग के लिए अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। एब्सोल्युटली जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑपरेशंस की टीम के अरबाब इख्तियार हैं, उस्मान वाला इनफैक्ट अपनी टीम के साथ में उनका सुबह ट्वीट भी देख रहा था, वो भी कराची वापस आ गए हैं और कराची के स्टेडियम को वो वहाँ से वेलकम सबको कह रहे हैं, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वर्किंग ऑन देयर प्लान बी। और उस प्लान बी के मुताबिक गालबन लाहौर को सिर्फ 2 मैचेस मिलने हैं, तो जो नेक्स्ट इमीडिएट मैचेस होने हैं कल और परसों के गालबन, और उसके बाद से मैचेस जो है वो कराची वापस आ सकते हैं। और यही हाल पिंडी का है। पिंडी माइट नॉट इवन बी गेटिंग अ सिंगल गेम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स। लेकिन चलें जी, पहले हम बात करते हैं कल के गेम के हवाले से। कल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मैच हुआ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारा पैनल अगर आपको याद हो उसमें 3-3 में जो है वो डिवाइडेड था, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या रिमार्केबल कमबैक कल किया मैच में, और पहले बैटिंग करते हुए अब तक का PSL 8 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट स्क्रीन पे सजाया। 220 रन उन्होंने बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। एक मौके पे लग रहा था कि शायद कोई 150 पौने 200 की कहानी है, बट व्हाट इन इनिंग बाय आजम खान येस्टरडे। 42 गेंदों पे 97 रन आजम ने बनाए। उनकी इनिंग पे तफसील से हम बात करेंगे। 42 रन बनाए आसिफ अली ने, ही इज बैक इन फॉर्म एज वेल। अगर हम ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करें, सो एवरीबडी गॉट फॉर रन्स, एवरीबडी वेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। इन फैक्ट ओडीन स्मिथ ने 41 रन दिए, मोहम्मद हसनैन ने 52 रन दिए, दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स वेल मे बी थोड़ी सी देर के लिए जिस वक्त हफीज़ और सरफराज बैटिंग कर रहे थे, शायद कुछ लगा कि मामला काबू में आ सकते हैं, बट दे वर नेवर इन द चेस आफ्टर दैट। पूरी टीम 157 रन पर 19.1 ओवर में आउट हुई। अनदर बिग डिफीट फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर को एक और बड़ी शिकस्त हुई है। और चलें जी, अभी हम इस मैच के हवाले से भी बात करते हैं, और अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं इंजी भाई को भी। इंजमामुल हक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट, नाइस एज एवर। अब अपने प्रोग्राम का जरा हम ऐसे करते हैं, बल्कि पॉइंट्स टेबल पे भी एक नजर डाल लें, ताकि जहां पे ये टूर्नामेंट का पहला ब्रेक आ रहा है तो जरा ये भी हमें अंदाजा कि कौन सी टीमें कितने पॉइंट्स पर इस वक्त हैं मौजूद। नेचुरली मुल्तान सुल्तान अभी भी दे आर लीडिंग द टेबल, 8 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, लेकिन अब एक टीम इनको कैचअप करना शुरू कर रही है एंड दैट टीम इज इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने अपने 4 में से 3 मैचेस जीत लिए, 1 मैच हारे हैं, 6 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। और इसके अलावा लाहौर कलंदर्स नंबर 3 पर है, लेकिन कलंदर्स हैज़ प्लेस द लीस्ट नंबर ऑफ गेम्स, सिर्फ 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 4 मैचेस के बाद पेशावर ज़ल्मी 4थे पॉइंट्स पे, कराची किंग्स 5वें एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स विद अ वेरी वेरी पुअर नेट रन रेट, यानी जो आपको बता ये रहा है कि ना सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स मैचेस हार रही है बल्कि बड़े बड़े मार्जिन से ये मैचेस हार रही है। ठीक हो गया जी। कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़बरदस्त सा कमबैक किया था और हम जब मैच लाइव देख रहे थे तो मुझे उस वक्त ये एहसास हो रहा था कि एक साहब हैं जिनके चेहरे पे इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त सी मुस्कुराहट होगी, एक वेरी वाइड ग्रिन ऑन हिज फेस, एंड दैट हैज़ टू बी मिसबा उल हक। और मिसबा, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू भाई, छा गई है आपकी टीम, जीत का रंग लाल है। आपने कहा था एक और मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी, कल तो ये कहना चाहिए ना कि आप भी अशश कर उठे होंगे इस्लामाबाद की बैटिंग देखकर। जी मेरे ख्याल में कल तो वाकई इस्लामाबाद, मुझे लग रहा था जो चेंजेस हुई थी कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि इतनी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने, लेकिन सही स्ट्रेंथ उन्होंने शो की। और स्पेशली जिस तरह आज़म और आसिफ खेले हैं तो कह सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा कोयटा की बॉलिंग लाइनअप को बुलडोज़ कर दिया। और जिस किस्म की बैटिंग, मैंने ऐसी बैटिंग नहीं देखी, स्पेशली टॉप क्लास बॉलर हैं हसनैन, और कोयटा की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग सबको नज़र आ रहा है कि वो अच्छी फास्ट बॉलिंग है। और जिस किस्म के शॉट्स खेले उन्होंने, आई मीन हम बात करते हैं हमेशा सूर्य कुमार यादव की कि वो बड़े ही नए नए शॉट खेलते हैं, अनकन्वेंशनल किस्म के शॉट्स खेलते हैं और उन एरियाज़ को ग्राउंड के एक्सप्लोर करते हैं जहां नॉर्मली कोई सोचता नहीं है कि यहाँ शॉट जाएगी या फील्डिंग होगी। राइट। और कल जो आज़म ने शॉटें मारी हैं स्पेशली पॉइंट के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर वो जो इन्होंने शॉट डेवलप किए फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, और जो स्वीप शॉट खेला है और छत पे गेंद फेंक दी है एक 140 प्लस के बॉलर को, आई मीन दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल। और आसिफ की जो बैटिंग थी वो भी, तो मेरे ख्याल में कोई जवाब ही नहीं था कोयटा के पास उस टाइम पे, अंडर कंट्रोल थी चीज़ें। बट वो उन्होंने जो बैटिंग की है वहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल ही मैच जो है बिल्कुल ही हाथ से ले के तो वन साइड कर दिया। तो आई थिंक इस्लामाबाद बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कि हम पहले बैटिंग की है, हमने ड्यू फैक्टर को भी नहीं सोचा। पिछले 2 मैचेस में पहले बैटिंग वाली टीमें थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल किया, बट इन सारी चीज़ों के बावजूद आपका रोमान अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको आपने रेस्ट दिया है, जो भी है नहीं खिलाया, उसकी जगह फारूकी आया, उसने ज़बरदस्त, तो आपने सारे अपने बेंच के बाकी जो बॉलर हैं उनको भी आपने मौका दिया और फिर भी आप इतने बड़े मार्जिन से जीते। तो आई थिंक नाउ इस्लामाबाद वुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इस्लामाबाद शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। इंजी भाई, ज़ाहिर है आज़म का जिक्र हो रहा है और ज़ाहिर है आज़म, अगर आपने देखा हो, बाद में इंटरव्यू भी दिया और बड़े उस इमोशनल सा इंटरव्यू उन्होंने दिया था अपनी इनिंग के बाद। उन्होंने कहा था कि जी उन्होंने फ़ादर को डेडिकेट इनिंग करते हुए ये बात बोली कि मुझे ये बोला जाता था कि मैं अपने फ़ादर की वजह से शायद उनके शैडो से कभी निकल नहीं पाऊँगा और मैं शायद इतने करियर में आगे नहीं जा पाऊँगा। आज़म का ज़ाहिर है पेक्यूलियर एक बड़ी मुनफरिद चीज़ भी यही है कि जी एक फ़िटनेस वाली हमेशा डिस्कशन आती है कि जी बहुत ओवरवेट है, ऐसे ओवरवेट प्लेयर्स का जो है वो मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन अपने इंजी भाई इतने ओवरवेट होने के बावजूद, आई मीन इट्स ऑब्वियस कि ज़ाहिर है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है उस डिस्कशन को तो बिल्कुल आज़म ने साइड पर ही कर दिया। क्या वाकई अब ये उसको तो जैसे कहते हैं ना, उसको उसके हाल पे छोड़ दें एंड लेट हिम बैट, वो जिस तरह है उसको रहने दें, वो उसी में ही खुश है और उसी में रन स्कोर कर रहा है। सो वो कहते हैं अंग्रेजी में हैज़ ही कम ऑफ एज नाउ, लाइक आपको लगता है कि वो बच्चा जवान हो गया है इंजी भाई? कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल मैंने मोइन को फ़ोन किया था तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहूँ, कि उसको मुबारकबाद दूँ या उससे अफसोस का इजहार करूँ। सो
कि जी उसको खुशी भी बड़ी हुई होगी, लेकिन कोयटा की जो पोजीशन है उस पर उसको अफसोस भी हुआ होगा। और मेरा ये ख्याल है कि जो बाप की या मोइन की जो मेहनत होगी वो एक इनिंग से उसके नीचे से नहीं निकल सकते आप कि जी, और ना ही निकलना चाहिए। ये वाली बात नहीं है कि जी बहुत अच्छा खेला, अच्छी चीज है। और जहां तक आप वेट की बात कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छा इनिंग्स खेली और बहुत पोटेंशियल है इसमें, नेशनल सलाहियत है हिट मारने की। लेकिन अगर आप जितने फिट होंगे, ये यहाँ शाहिद है, मिसबा है, इमाम है, तो ये इस बात से एग्री करेंगे कि आप जितने फिट होंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। ये जो परफॉर्मेंस का लेवल है ना, ये कभी खत्म नहीं होता कि जी एक मैच के बाद दूसरा मैच और ज्यादा बेहतर। तो ठीक है कि जी इस वेट के साथ इस तरह खेलना ये अमेजिंग है, लेकिन ये आजम खुद भी बड़ी कोशिश करता रहा कि जी मेरा वेट कम हो। तो इसमें एबिलिटी है, अगर ये अपने आप को फिट रखेगा और इसी तरह खेलता रहेगा तो ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत लंबा खेल सकता है। और मेरी ख्वाहिश है कि मोइन का बेटा है कि जी हमारी भी ख्वाहिश है कि जी ये पाकिस्तान के लिए खेले, क्योंकि इसमें सलाहियत है, टैलेंट है सारी चीज़ों का। तो अगर ये इस तरह ही खेलता रहा तो ज़रूर खेलेगा अपने। हाँ लाला, मैं आप पे ये सवाल इसलिए लाऊंगा बिकॉज हमारी ज़ाहिर आज़म के हवाले से पहले भी हमारा जो नॉर्मल शो गेम सेट मैच में डिस्कशन होता रहा और आपने हमेशा उसकी फिटनेस को एक क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया कि यार इसको अगर अपना करियर एक्सटेंड आगे लेकर जाना है तो उसको वेट तो लूज़ करना पड़ेगा। इंजी भाई ने भी कुछ इस तरह बात की, आपका क्या ओपिनियन है इसका कि वाकई ज़रूरी है कि वेट लूज़ करे, वरना वो तो काफ़ी वैसे मुतमईन दिख रहा है। देखिए इंजी भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि टैलेंट के हवाले से तो कोई कमी नहीं है उसके अंदर, हम हमेशा से उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कल की जो इनिंग थी वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला है, ऐसे शॉट्स किताब में बड़े कम है जो उसने शॉटें मारी हैं और वो टैलेंट था जिसकी वजह से वो शॉटें लगी हैं। मेज़बा ने भी उससे पहले एक बात की थी कि हम नहीं चाहते कि वो कोई 20-25 केजी कम कर दे, थोड़ी सी शेप में आ जाए, ताकि देखें अगर वो अब पाकिस्तान को इस नंबर पे हकीकत में T20 में प्लेयर की जरूरत भी है जो इस तरह की परफॉर्मेंसेस कर रहा है। हमने बहुत आसिफ अली को भी बड़ा ट्राई किया, हमने औरों को भी ट्राई किया, खुशदिल को भी ट्राई किया, लेकिन जो हिटें आजम मारता है वो नहीं कहीं मुझे नजर आएगी किसी प्लेयर ने ऐसी इनिंगें खेली हुई हो। तो सिर्फ शेप में आना है थोड़ा सा उसने और कुछ नहीं, ताकि कल को जो हम बात करते हैं कि कल को अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसकी फिटनेस के ऊपर बात ना आए। कल को अगर वो खेले तो वो कीपिंग के अंदर उसके अंदर वो एजिलिटी नजर आए उसके अंदर कि कोई कैच ना ड्रॉप हो रहा हो, डाइव मार सके इजीली। इसलिए कि एज अ फील्डर तो आप नहीं खिला पाएंगे, अगर आप खिलाएंगे तो एज अ कीपर और बैट्समैन खिलाएंगे उसको। तो ये बात हम करते हैं। बाकी माशाल्लाह से उसने जो इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग, उसने जो शॉटें मारी है बहुत ही तगड़ी शॉट है। कल मजा आ रहा था, मैं तो समझता हूँ कि लोगों ने बड़े एंजॉय किया, बड़ी एंटरटेनमेंट थी कल के दिन मैच में, सही मानों में एंटरटेनमेंट थी। और कल जो इमाम ट्वीट भी जब बाद में किया जी, तो भी एंटरटेन लगी है तो फिर एंटरटेनमेंट थी कल वैसे। सही बात है जी, बड़े एंटरटेनर को एंटरटेन किया है कल वाकई। और कल अपने मैच के बाद जो इमाम वो ट्वीट भी आसिफ ने आजम ने यही किया था कि आर यू एंटरटेन, आई रिमेंबर दैट, बड़ी फेमस फिल्म का एक डायलॉग भी था ये। लेकिन बहरहाल आपने भी खेला है आजम के साथ, इमाम, आई वुड लाइक टू नो एज वेल कैसा प्लेयर पाया आपने, उनके वर्क एथिक्स के हवाले से बताइए। ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी यंग, आप भी यंग हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कल की इनिंग देख के वैसे मज़ा तो आपको भी आया होगा फॉर श्योर। जी देखें, मेरे ख्याल से इंजी भाई, शाहिद भाई ने और मिसबा भाई ने ऑल सब कुछ कवर कर दिया। देखें टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है कि जिस तरह के वो शॉट्स मार रहा है तो इस नंबर पे जाके इतना आसान नहीं होता। स्पेशल हमारी बॉलिंग जो कि फेमस है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। और अगर आप देखें नसीम और हसनैन को, अगर आप पुल पे छक्के मार रहे हैं मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान पे और पॉइंट के ऊपर से, तो देखें समथिंग स्पेशल तो है उस लड़के में, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो सारा फ्रेम ऑफ माइंड है ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का लग रहा है। शायद इसलिए कि मोइन भाई का बेटा है, तो जब थोड़े से क्रिकेट का आपका जो एक जीन्स है, एक ब्लड है, उसकी वजह से उसको थोड़ा उसका आइडिया है। तो उस वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको देख के क्योंकि जो है जब मैं भी आया तो इस तरह क्रिटिसिज्म हुआ, तो उसने भी, उस लड़के ने अभी तक उसने पाकिस्तान के लिए इतना नहीं खेला कि उस पर उस लेवल का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो PSL में सेलेक्ट हुआ है जिस तरह, तो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। तो पर्सनली मुझे बहुत खुशी हुई और जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो हमेशा एक स्माइली फेस के साथ मिलता है और लगता है कि यार एक इसके जो ग्राउंड लेवल पे जो इसका स्ट्रक्चर हुआ हुआ है ना, मेंटली वो अच्छा हुआ हुआ है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये चीज़ें, ये परफॉर्मेंस देखें, जब इस तरह का टैलेंट है ना, तो मेरी विश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए कोई 1 से 2 साल या 10 से 12 मैचेस ना खेले,
वो फिर कम से कम पाकिस्तान को 5 से 6 साल सर्व करे, क्योंकि जिस तरह की हिट्स वो मारता है मुझे ऐसा लगता है बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस नंबर पे आके ऐसी बैटिंग करते हैं। तो वहाँ पे आ जाती है फिटनेस। अगर आपने 5 से 6 साल पाकिस्तान को सर्व करना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद अगर हम 5 से 6 साल पहले पीछे चले जाएं तो शायद हो सकता है कि आप कहीं भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन जो अब की जो क्रिकेट है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं ना, तो 2 मैच आपके, जैसे लाला ने कहा ना कि 2 मैच आपके बुरे जाते हैं ना, तो फिर आपने परफॉर्मेंस भी की होती है ना, तो वो फिर आपको ऐसा लगता है कि सारे आपकी ना सिर्फ फिटनेस पे बात करते हैं और उसके बाद फिर आप मेंटली प्रेशर में आ जाते हो। तो फिर जो आपकी नेचुरल गेम है ना, उसमें आप थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हो, तो फिर वहां पे आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ा सा वेट पीएसएल की, मुझे इसकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल में नहीं, ये परफॉर्मेंसेस मुझे इसकी, मैं बहुत खुश हूँगा कि जो टैलेंट है वो पाकिस्तान के लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा वेट कम कर लेगा ना, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। That is brilliant। इरम, ज़ाहिर आज़म पे तो सबका फोकस है, बिकॉज 97 रन की वो क्विक फायर इनिंग की बात की, लेकिन ज़ाहिर इस दौरान एक डिस्कशन या एक खिलाड़ी जिसके कमबैक पे हमारी नज़र नहीं पड़ रही वो आसिफ अली है। एंड वी ऑनेस्टली थॉट कि पहले मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया कि दिस इज़ इट फॉर आसिफ, और आ रही रहा। पिछले 2 मैचेस में आसिफ ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सो क्या कहेंगे कि जी आसिफ अली साहब का भी जो है वो री इनकारनेशन, उनका भी पुनर्जन्म हो गया है जी पीएसएल में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ अली की बैटिंग मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो अच्छी बैटिंग करते हैं। किसी भी एक इनिंग से मुझे लगता है कि किसी भी एक इनिंग में अगर आप नहीं करते तो उससे आपकी कह लें क्लास का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या किसी भी बैटर को ये नहीं कह सकते कि यार ये अच्छा नहीं है। वो अच्छे बैटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। जिस तरह उन्होंने आके अपना कल का मैच जिस तरह खेला है, वो मेरे ख्याल में, मेरा यही मुझे आइडिया था कि अगर आज़म और आसिफ अली अगर ये क्रीज में होंगे तो ये मेरे ख्याल में 70-80 प्लस भी ये चेस कर सकते हैं इजीली। जिस तरह के पहले भी मैच था और कल वाला मैच था, तो बहुत अच्छी दोनों ने बहुत अच्छा खेला है। जहाँ तक आज़म की बात है, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि शाहिद भाई के छक्कों के बाद अगर मुझे किसी के अच्छे लगे हैं ना, तो वो ये इसके 6s हैं, कह लें आज़म खान के। बहुत दिल से बात मुझे लगता है कि जब कोई बंदा जी मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई एक बंदा गॉड गिफ्टेड हो ना, तो उसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए। आप एक उसको चांस दे के देखें। फिटनेस बिल्कुल एक बात सही है, शाहिद भाई, इंजमाम भाई लेजेंड्स बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बात किया, मिसबा भाई ने। लेकिन जब कोई गॉड गिफ्टेड होता है, थोड़ा सा उसको एक चांस दे के देखें। अगर वो पाकिस्तान के लिए, मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर वो पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाएगा तो मुझे पक्का पता है कि उसकी इतनी फिटनेस पे फिर बात होगी नहीं कि जब वो पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहा होगा। सिर्फ एक बार उसको जरूर चांस दे के देखें, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि आजम खान जैसे प्लेयर की पाकिस्तान टीम को वाकई T20 में ज़रूरत है, और इस नंबर पे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मुझे अपनी मिसाल देते हुए कभी भी अच्छा नहीं लगता कि टीवी बैठ के बंदा अपनी मिसाल दे। हम इंजी भाई की कप्तानी में मैं और रज़ाक का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त था। तो इसी तरह जो इनकी स्ट्रेंथ है इस्लामाबाद की, आजम खान और आसिफ अली का जो कॉम्बिनेशन, इसलिए इनमें से एक प्लेयर ने चलना है जो कि गेम चेंज कर देता है। तो मेरे ख्याल में जो एरम बात कर रही थी, यहाँ पे होता यह है कि आप जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो सारा कुछ, जिस तरह मिसबा ने पहले कहा या इमाम ने कहा कि सारा कुछ फिर फिटनेस के ऊपर आ जाता है, फिर वो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आजम खान को हम नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा मेहनत करे, थोड़ी सी मेहनत अपनी फिटनेस पे करे, शेप मिला, क्योंकि पाकिस्तान को इस नंबर में हकीकत पे जरूरत है। ये नंबर वो है जो मैच विनर बनते हैं यहाँ से, तो थोड़ी सी मेहनत। वैसे लाला, मैं आजम को, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन वाकई आजम को मैं कल जब बात करते हुए देख भी रहा था, बड़ा अच्छा तरबियत की हुई बच्चा, जिसे कहते हैं ना तमीज से बात करना, और बैकग्राउंड का अंदाजा होता है, एंड दैट्स द सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज ऑफ कोर्स वी नीड इन आवर पाकिस्तान टीम एज वेल फॉर द लॉन्ग हॉल। अभी हम बढ़ आएंगे ब्रेक की जाने, वापस आके इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो बहुत बात हो गई, अब जरा बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद कोयटा ग्लैडिएटर्स? एक विशेष सर्किल में है, वो टीम निकल पाएगी या नहीं? इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। आई एम योर होस्ट अदील अजहर, और हमारा भरपूर पैनल इस वक्त मौजूद है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी भी फिलहाल इस हाफ में तो हम मजीद डिस्कस करेंगे लाहौर, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर कल के मैच के बाद। ज़ाहिर आजम खान का डिस्कशन टॉप पे रहा पिछले हाफ एन आवर में।
एक सवाल लाला जो वाकई तिश्नगी रह जाएगी अगर मैंने आपसे पूछा नहीं ना। आजम ने कुछ अर्से पहले एक बयान दिया था और उसने कहा था कि अगर मैंने अपना वेट लूज कर दिया तो मेरे शॉट्स में जो पावर है ना वो खत्म हो जाएगी और मैं इतने लंबे लंबे हिट्स नहीं मार दूंगा। ही एक्चुअली सेड दैट। अच्छा, इस पे आप क्या कहते हैं? वैसे मेरे ख्याल में मिसबा यहाँ पे मिसाल बैठी है आपके सामने। मिसबा ये आपको बेहतर तरीके से जवाब दे देगा क्योंकि मिसबा ने भी अपना वेट कम किया था और अच्छा खासा वेट कम किया था, तो ये जवाब आपको बेहतर वो दे सकता है। देखिए मुझे ना बाबर क्योंकि ये आजम खान की जो है ना मुझे इसके प्रैक्टिस सेशंस बहुत पसंद है। राइट, मैं जब भी इसको देखता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं पे ट्रेनिंग करने जाता हूँ, ये हमेशा मिडिल में ट्रेनिंग करता है, बैटिंग करता है, अपनी प्रैक्टिस कर थ्रो डाउन या बॉलर्स को खेलता है। उससे आपकी रेंज, पावर, आपका कॉन्फिडेंस, जब आप मैच में ये इस बात को इसने खुद भी कल मेंशन की है कि मैं मिडिल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसका जो मुझे प्रैक्टिस सेशन है वो सबसे ज्यादा पसंद है और इसी तरह ही होना चाहिए। आप फील करते हो कि यार आप कितनी रेंज है, कितने पावर से आपके शॉट जा रहे हैं, कितने दूर जा रहे हैं, तो इसका एक प्रैक्टिस सेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी मैं नहीं समझता कि वेट कम होने से आपकी जान कम होती है। बाकी अगर मिसबा इस पर जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। जी मिसबा, आप क्या कहेंगे? मैं आज़म के हवाले से और इस हवाले से ना एक दो बातें ज़रूरी ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बात करते हैं कि वेट कम होने से, ये एक परसेप्शन है। आप ड्रास्टिक चेंज जब भी करेंगे ना, कि बहुत जल्दी आप कोशिश करें कि मैं एक महीने में या 15-20 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फैट लेवल और वेट कम करूँगा तो फिर मेरे पे इफेक्ट होगा। हो सकता है मेरी कॉन्सेंट्रेशन, मेरी पावर, कहीं ना कहीं मैं वीक हो जाऊँ। ये अगर आप प्रॉपर प्लान के साथ थोड़ा सा लंबा टाइम लेके इसको ग्रेजुअली अगर बेहतर करें तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है। मतलब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ 83 और 96, ये मेरी ब्रैकेट थी जो कि एक बड़ी ब्रैकेट है वेट की। मतलब कई सीरीज़ें मैं 95-96 वेट पे भी खेला हूँ और मोस्टली सीरीज़ें जो है जो आइडियल मेरा होता था वो 86-87 होता था। लेकिन मेरा ओवरऑल ना यो कंप्रोमाइज़ होता था, ना मेरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज़ होती थी, ना मेरा कोर उस पर कंप्रोमाइज़ होता था। बल्कि मैं जब उसको कम करके ट्रेनिंग के साथ स्ट्रेंथ बढ़ाता था तो मेरी एफिशिएंसी इन सारी चीज़ों में बेहतर हो जाती थी। मेरी हर जो स्ट्रेंथ थी और एंडोरेंस वो मसल्स की भी बहुत अच्छी हो जाती थी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे मैं जो बात करता हूँ ना कि सिर्फ ये ज़हन में नहीं होना चाहिए कि वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, नहीं, वो जो फैट लेवल है उसको कम करना, मसल को बढ़ाना है आपने, साथ आपने एंडोरेंस अपनी बढ़ानी है, यानी कार्डियो ट्रेनिंग आपने अच्छी करनी है ताकि आपका जो अंदर आप दौड़ते हैं तो आपका हार्ट सही तरीके से काम करे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम पहले बात कर रहे थे कि आज़म को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या वेट उसको लीवरेज देना चाहिए ऐसे। देखिए, मैं ऑन द अदर साइड मैनेजमेंट, कोच या फ्रॉम द पीसीबी या जो भी, मैं उसकी तरफ से, उस पर्सपेक्टिव से आप बात करूँगा कि जब आप कोई भी ऐसा प्लेयर अपनी टीम में लेके आते हैं तो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है ना वो को अच्छा सेट नहीं होता। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब आज़म पाकिस्तान टीम में आया, मैं कोच था इंग्लैंड सीरीज़ पे, यकीन करें पूरी टीम में ऐसा माहौल हो गया था कि कोई ट्रेनिंग करने को तैयार नहीं होता था। यानी उनका माइंड सेट हो गया कि भाई अगर आज़म है तो फिर हमें क्यों ट्रेनिंग आपने कराई। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल जो एक डिसिप्लिन है टीम का, या जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उसके लिए भी आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली जो टीम को उस टाइम चला रहा होता है, कप्तान चला रहा होता है या कोच चला रहा होता है। तो इसलिए भी मेरे ख्याल में एक रिस्पेक्ट होती है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर वो आना है, कोई बेंचमार्क, कोई चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट कम अज़ कम वो उनको जहन में रखते हुए तैयारी करके आए। टैलेंट, परफॉर्मेंस वो ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर। गुड, ग्रेट, थैंक यू। आई थिंक जैसे कहना चाहिए ना, बहस समेट दी है पूरी मिसबा ने यहाँ पे आज़म की फिटनेस के हवाले से और उनके वेट के हवाले से। एंड वेरी इंटरेस्टिंग जो बात उन्होंने शेयर की कि बाकी खिलाड़ी भी ट्रेनिंग नहीं करते थे कि जब आज़म इसके बगैर यहाँ पर है। याद रहे जी, आज़म बाय द वे वो सिलेक्टेड इन 3 T20 मैचेस फॉर पाकिस्तान। एक अगेंस्ट इंग्लैंड की बात की मिसबा ने, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ 2 वो मैचेस खेले थे। एक में तो जो है उन्होंने 1 रन बनाया था, 5 नॉट आउट रहे थे,
और ब्रिजटाउन में जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेलना था वो हो नहीं पाया तो बट बहरहाल जी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक ही विल बी नॉकिंग ऑन द डोर नाउ। चलें जी, अब जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी पोस्टमार्टम करते हैं और आई थिंक बाकी 5 टीमों के मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। जिस मार्जिन से भी वो मैचेस हार रहे हैं वो अब बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। और इंजी भाई मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये काफ़ी सिचुएशन इस वक्त होपलेस सी कोयटा ग्लैडिएटर के लिए हो रही है और ये होपलेसनेस की सिचुएशन कोयटा ग्लैडिएटर के लिए ये कोई नई नहीं है। लगातार चौथा ये सीज़न चल रहा है कोयटा का ये कि जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है। आपका डायग्नोसिस क्या है? आप भी PSL का एक बड़ा एसेंशियल हिस्सा है। कोयटा कहाँ, वेयर आर दे गेटिंग थिंग्स रॉन्ग इंजी भाई? अच्छा अभी आई एम सॉरी, हमें एक आई एम वेरी सॉरी इंजी भाई, वेरी सॉरी, हमें एक ब्रेक और मुझे पता होता तो मैं वाकई ये सवाल आपसे बाद में वापस आके पूछता, लेकिन अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद और इसी सवाल के जवाब हम सीधा इंजी के पास जाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोर। वेलकम बैक टू जोर का जोर और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी की स्पेशल PSL 8 ट्रांसमिशन। इस वक्त ब्रेक में जाने से पहले हम इंजी भाई से सवाल पूछ रहे थे कि जी कोयटा ग्लैडिएटर की जो इस वक्त सिचुएशन है, जिस विशेष सर्किल में वो एक हैं, जिस खाई में वो टीम इस वक्त गिरी हुई नजर आ रही है, उसके बारे में उनका क्या डायग्नोसिस है? तो इंजी भाई की तरफ सीधा हम जाते हैं। जी इंजी भाई क्या कहेंगे आप? नहीं, जो कोयटा की जो मुश्किलें हैं ना, वो मेरे ख्याल में क्योंकि जी वो खुद भी है ना, माइंड उनका क्लियर नहीं है क्योंकि जी उन्होंने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है या वो क्या करना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर बैटिंग में देखा जाए ना, तो अभी तक किसी भी प्लेयर का जो है ना बैटिंग का नंबर है ना, वही कंफर्म नहीं हो रहा कि जी किसने किस नंबर पे खेलना है और किसने कहाँ बैटिंग करनी है। और थोड़ा सा एक तो ये वाली बात तो बड़ी दफ़ा हो गई है कि जी कौन से प्लेयर ने कहाँ खेलना है और किस नंबर पे खेल रहे हैं, एक तो ये नहीं पता चल रहा। दूसरा जो इनकी बैटिंग की सारों से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना कि इन्होंने किस पेस से स्टार्ट करना है। राइट। कल है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कल है ना इफ्तिखार खेल रहा था, इफ्तिखार ने कल मेरे ख्याल में कोई 38 स्कोर किए हैं, कोई 30-32 बॉलों पे इस तरह उसने कुछ स्कोर किए हैं। 27 पे 39 किए हैं, 27 पे 39। जो उसका पहली 12 बॉलों पे थे ना, 9 से 10 बॉलों पे स्कोर उसका 12 से 13 था। उस टाइम एवरेज है ना आपकी 14 से 15 पे जा चुकी थी। हाँ बिल्कुल। तो उस 14 से 15 पे एवरेज जाने के बाद अगर आप एक ओवर में 10-11 भी कर लेते हैं तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल। आपको वहां किस टाइम आपने तेज खेलना ये बड़ा जरूरी है, ये कोई क्लियर ही नहीं कर रहा। सरफराज ने भी कल जिस तरह 41 रन बनाया, कोई 30 से 32 बॉलों पे 36 बॉल, आप 220 चेज कर रहे हैं और आपकी खेलने की जो सी पेस है, अगर वो आप इस तरह खेल लेंगे तो ये मुश्किल होगा। राइट। ठीक है जी, एवरेज अगर एक टाइम 12 से या 13 से ऊपर चली जाए फिर है ना काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन द एंड में जिस टाइम 14 की या 15 की एवरेज चली जाए और कोई बैट्समैन फिर 12 रन की भी एवरेज से आके खेल देगा कि जी वैसे तो लगेगा तेज खेल रहा है, स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट उस टाइम वाली नहीं है। बिल्कुल। और दोनों एंड से ना जो इंजी भाई बात कर रहे हैं, दोनों एंड से उस वक्त जो इफ्तिखार और सरफराज खेल रहे थे, दोनों एंड से जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेले। नहीं, कल इंजी भाई ने जिक्र किया था जी एवरेज को कंट्रोल करने के हवाले से, कल भी आपने बात की थी। बिल्कुल जी, एवरेज देना आपने मौके के हिसाब से, T20 पे आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलना है। ठीक है जी, आपको क्या जरूरत है, ठीक है ना। हमें 100 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, 125 का नहीं चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है। तो ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जो इनकी जो बैटिंग है ना, एक तो नंबर कंफर्म नहीं है। जिस तरह कल हफीज आया, बड़ा अच्छा खेला। हफीज जैसे बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए, हफीज लेकिन बहुत अच्छा खेला। लेकिन दूसरे बैट्समैन है ना, कोई किसी का नंबर सेटल नहीं है, तो फिर वैसे भी बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाती है कि मैंने इफ्तिखार का नाम लिया या सरफराज का नाम लिया, क्रिटिसिज्म के लिए नहीं लिया। लेकिन आई थिंक कुछ हमारा जो है वो जरा स्टक कर गया इंटरनेट। लाला आपसे मैं यही सवाल पुट अप करता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर। अच्छा मैं एक सवाल क्यों मिसबा और इमाम से पूछना, इवन के इरम से भी पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि कल जो हमारे जो आजम खान खेल रहा है, खेला माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। क्या हमारे जो बॉलर्स हैं, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे हसनैन हो, चाहे हारिस रूफ है,
हमारी हमेशा की फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेंथ जो रही है ना वो यॉर्कर्स रही है। सही। हमने कितनी यॉर्कर की हैं, ये बॉलर बड़े मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं ये लोग, इवन के वो स्मिथ हो गया, काफी क्रिकेट खेली हुई है। ये अब अच्छा पिच है, ठीक है, जिसपे स्लो वन भी आराम से सोच समझ के आ रहा है, आपको इतना टाइम मिल रहा है बैट्समैनों के, और वो अपनी फेवरेट एरिया जो बैट्समैनों की एरिया है वहां पे मारने का। लेकिन उसके बावजूद हमारे इन एक्सपीरियंस बॉलरों ने यॉर्कर्स की तरफ जा ही नहीं रहा, कोई यॉर्कर कर ही नहीं रहा। मिसबा, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि क्या जहां बैटिंग इतनी अच्छी रही वहां पे कुछ बॉलर्स की भी गलती थी जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी इस्लामाबाद के प्लेयर्स को? बिल्कुल, लाला ने सही बात की है, सही नोट किया लाला ने कि अगर आप एक ऐसा प्लेयर के जो इन फॉर्म है और जो ज़बरदस्त कनेक्ट कर रहा है बॉल हर किस्म के बॉल को, तो दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है उस जगह पे। नंबर वन के आज़म जिस किस्म का प्लेयर है और जिस किस्म की उसकी ओवरऑल अगर बॉडी फिज़ीक वाइज भी उसको देखें तो उसको जब भी आप उसके बाजू एक्सटेंशन उसको मिलेगी ना वो आपको नहीं छोड़ेगा। हम शायद ये समझते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर इसको कर दो, भाई जब आप चौथी स्टंप पे करेंगे तो वो तो आप पूरा उसको उसके बाजू खुलने दे रहे हैं, वहाँ से वो आपको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मार रहा है, उसको पॉइंट के ऊपर से भी छक्का मार रहा है, और वहाँ से वो आपको लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से भी छक्के मार रहा है, क्योंकि उसको पूरी लीवरेज मिल रही है, उसकी बाजू एक्सटेंड और पावर उसके पास है, हैंड स्पीड भी उसकी ठीक है। तो बेस्ट थिंग उस टाइम पे यही हो सकती है जो नॉर्मली हम भी वहाँ पे करते थे कि उसको आप बाजू ना खुलने दें और स्ट्रेट अंदर वाला यॉर्कर मारें, सही, ताकि जिस तरफ को आते हैं उसके बाजू नहीं खुलेंगे तो वो उस तरीके से पूरी पावर के साथ शॉट नहीं मार पाएगा। नो डाउट कि उसके पास शॉटें हैं, उस दिन भी हेलीकॉप्टर शॉट उसने मारी है, कैच हुआ है, छक्के वो मार लेता है, लेकिन उस तरीके से शायद मार ना पड़ती। अगर आप सारे छक्के देखें मोस्टली चौथी स्टंप, पांचवी स्टंप, वहाँ पे बॉल किए हैं कि जहाँ उसको पूरा मौका मिला है बाजुओं को एक्सटेंड करने का, और हसनैन और वो रिपीटेडली वही बॉलिंग करते रहे। तो आई थिंक कोयटा थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो गई, समझ नहीं आई उनको उस टाइम पे, और आखिरी 5 ओवरों में मेरे ख्याल में 92 रन हुए, मुझे याद है, पूरा मैच ही बाहर हो गया। बिल्कुल जी, और वो 3 छक्के जो 3 बॉलों पे 3 छक्के पड़े थे हसनान को, जाहिर है इमाम आपने भी देखा होगा कि वो एक ही लेंथ पे और एक ही जगह पे जो है वो हसनैन ने बॉलें रख के दी थी, और बिल्कुल जैसे कहते हैं कि प्लेट पे प्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे इमाम फ्रॉम आजम, लेकिन आई थिंक कोयटा की बॉलिंग, जबकि हम समझ रहे थे कि ये गालिबन वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में होगा, लेकिन सो फार काफ़ी डिसअपॉइंट किया इनकी बॉलिंग ने। जी देखें, मैंने कल भी कहा था कि अगर आप पेपर पे शीट ला के देंगे तो मेरी कोयटा अभी भी फेवरेट टीम है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर्ड है। लेकिन देखें, हर चीज़ की आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो बहुत आपको लग रहा है ग्राउंड में भी कि एक क्लियर प्लान से और एक क्लैरिटी से आ रही हैं, और एक आप ऐसी टीम देख रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है उनके प्लान्स में भी और उनकी बैटिंग लाइन में भी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है दोनों इसकी वजह से कि इनके ना बॉलर्स को क्लैरिटी नहीं है। देखें, आप अगर किसी भी टीम में होंगे तो पीएसएल में होंगे तो आप नसीम और हसनैन को अपनी टीम में लेके आना चाहेंगे कि आपके पास स्पेस भी है। लेकिन आप देखें, अगर आप यॉर्कर्स नहीं कर रहे, देखें जब 145 पे यॉर्कर आप करेंगे तो आपको बहुत एक्सेप्शनल शॉट मारेंगे तो आपको छक्का पड़ेगा। लेकिन इस पे बात वहीं पे आ जाती है कि आपकी कप्तान के साथ क्या प्लान डिसाइड हुआ है मैच से पहले, क्या आपके अपने प्लान्स हैं, क्या आपकी क्लैरिटी क्या है, आपकी मीटिंग में क्या बात हुई है। और मुझे ऐसा लगता है ये हम पाकिस्तान टीम में भी फील करते हैं कि एक होता है प्लान 1, तो जब हमारा प्लान 1 फेल हो जाता है ना तो उसके बाद ज़रूर प्लान बी भी होता है कि हमने इसके बाद हमने यहाँ पे आना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस हैं, लेकिन जब प्लान बी पे आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ना थोड़े से, मैं उसमें अगर कहूँगा कि गूफ हो जाते हैं वहाँ पे, कि प्लान बी नहीं समझ आता कि प्लान बी है क्या, कि प्लान बी को हमने एग्जीक्यूट करना कैसे है। तो अगर आप देखें यॉर्कर्स करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड मैन पॉइंट दोनों ऊपर है, और आप फिर ऑफ स्टंप पे यॉर्कर्स कर, उन्होंने थोड़े बहुत जो यॉर्कर ट्राई भी किए वो ऑफ स्टंप के बाहर किए। फिर अगर थर्ड मैन और पॉइंट के ऊपर से आप अगर यॉर्कर करेंगे तो वो मेरे ख्याल से तो वो फ्री हिट है। तो अगर आप डंडों में यॉर्कर करेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी पे बात मैं इसको कहूंगा ज्यादा, कि आपकी क्लैरिटी क्या है विद इन योर बॉलर, के आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि नहीं, क्या कि मैंने करना क्या है।
तो ये चीज मिस कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में ये। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इमाम ने जो बोला कि डंडों पे यॉर्कर करने वाली जो बात की, आप देखें ओडीन स्मिथ ने जो उसको आखिर में बोल्ड किया था वो भी किया था, उसने हल्का सा पेस चेंज करके उसने जो एक यॉर्कर रखी और वहां पे आजम ऑफ कोर्स ही वांटेड टू गो फॉर अ बाउंड्री एज वेल, बट दैट इज ऑल व्हाट ही वाज डूइंग। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। अपने प्रोग्राम के इरहाफ जब हम आएंगे तो फिर वी विल अभी थोड़ा सा शायद कोयटा का एक दो और पॉइंट्स पे जरा हमें बात करनी है, खासतौर से कप्तानी के हवाले से बात करनी है। अभी कल भी हमने डिस्कशन किया था, आज भी ज़रूर थोड़ा सा मैं अपने पैनलिस्ट का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, बिकॉज एक और मैच आ गया है जिसमें कुछ सवालिया निशानात हैं, लेकिन वी विल लुक बैक एट द PSL 8 सो फार एज वेल। इस पर बात होगी और आपके सवालात हैश जोर का जोड़ वो भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जोर का जोड़ चल रहा है हमारा जबरदस्त सा डिस्कशन और बहुत डिटेल में इस्लामाबाद यूनाइटेड पे बात हुई, कोयटा ग्लैडिएटर पे इस वक्त बात चल रही है और अब आगे चल के हम जरा मजीद बात करेंगे। वील जस्ट लुक बैक एट द एंटायर HPL PSL सो फार, बिकॉज याद रहे आज ऑफ डे है, नो टीम्स आर इन एक्शन टुडे एंड टुमारो, इट्स अ डबल हेडर। उसके आगे चल के हम बात करते हैं कि डबल हेडर्स में कौन कौन सी टीमें जो है वो एक्शन में है। लाला कोयटा ग्लैडिएटर्स की हमने बात की और मैंने कहा जी सरफराज का जरा जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी बनता है, बिकॉज यार कप्तान है और जिसे कहना चाहिए ना स्पीयर हेड किया उन्होंने, जो पहले 4 सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर एक तगड़ी टीम मानी जाती थी, द टीम टू बीट हुआ करती थी और ऐसा लगता था कि दे कैन डू नो रॉन्ग। लेकिन लाला सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस भी अगर आप देखें वो भी एक सवालिया निशान है और की कप्तानी के हवाले से भी सवाल लोग उठा रहे हैं। आपका ओवरऑल क्या असेसमेंट है? देखिए, एक शुरू में एक बात मैंने और मिसबा ने की थी कि आपका होमवर्क जब तक नहीं होगा तो आप कोई आप किसी रिजल्ट को आप वो नहीं कर सकते कि उसमें पहुंच जाएंगे। तो आपका होमवर्क क्या होता है कि जैसे भी क्विट, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें कि रुमान रईस नहीं है तो उसकी जगह फारूकी को खिलाया, ऐसी ही है, तो वो उतना ही अच्छा था। तो आपकी बेंच पे जिन लोगों को आप बिठा के दूसरों को चांस दोगे या रेस्ट कराओगे तो आपके पास बेंच पे वो बंदा होना चाहिए जो उसकी जगह को फिल कर सके। तो होमवर्क कहीं नजर नहीं आता। फिर शुरू में इन्होंने चेंजेस बहुत ज्यादा की। सैफी का ये है कि क्योंकि कप्तान है और कप्तान जब तक परफॉर्म नहीं करेगा, जैसे अभी अगर आप इमाम की बात और उसकी बात करें, अगर इमाद वसीम की बात करें कि टीम नहीं परफॉर्म कर रही लेकिन वो बंदा नजर आ रहा है एज अ कैप्टन को लीड कर रहा है टीम को, तो इसलिए कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सैफी का मैं हकीकत में क्योंकि काफ़ी उसने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म भी किया, एज अ कैप्टन भी परफॉर्म किया, एक स्टेज आ जाती है कि आप एज अ खेलना पसंद करते हैं, आप पे प्रेशर कम हो जाता है, आप अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरी नदीम उमर साहब से भी बात हुई थी ये लीग शुरू होने से पहले, तो उन्होंने मुझसे मशवरा लिया था, तब भी मैंने ये बात की थी कि सैफी को एज अ प्लेयर खिलाएं ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद प्रेशर टीम का ना हो, अपनी परफॉर्मेंसेस का प्रेशर ना हो। बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर भी आ रहे हैं सरफराज की परफॉर्मेंस की। हमने बात की 5 मैचेस में 103 रन हैं, बेस्ट उनका 41 जो कि उन्होंने कल के गेम में स्कोर किया था एट एन एवरेज ऑफ 25। लेकिन जो ज्यादा कंसर्निंग बात है वो उनका स्ट्राइक रेट है 105.1। मिडिल ऑर्डर में आके सरफराज जनरली खैर मिडिल, लोअर मिडिल, 1 डाउन हर पोजीशन पे अपने आप को फ्लोट कर रहे हैं। इस स्ट्राइक रेट के साथ तो ज़ाहिर है मामलात काफ़ी मुश्किल इनके लिए रहेंगे। लाला थिंक टैंक का भी तो मसला है ना, मोइन खान होते हैं, उनके साथ एक और आज़म खान बैठे हुए होते हैं जो कराची की क्रिकेट के बड़े रूह रवा माने जाते हैं और बच्चों को आगे लाने में कहते हैं जी उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो बैठ के क्या कर रहे हैं? लाइक आजम खान की अगर हम बात करें, मीन थोड़ी सी कोई प्रोफेशनलिज्म तो लाना पड़ेगा ना। बाकी टीमों में अगर आप देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड कहता है कि जी हम तो डेटा ड्रिवन टीम है, क्या कोयटा ग्लैडिएटर अपने बारे में ये कह सकता है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आप खेल चुके हैं इस टीम के लिए। प्रोफेशनलिज्म किसे कहते थे? यही चीज़ है कि अब मैं अगर मिसबा की यहाँ पे बात करूँ तो मिसबा ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम डोमेस्टिक लेवल पे किया था। राइट, स्वी गैस से जब ये लोग थे तो जो प्लेयर्स नहीं खेलते थे या जिन प्लेयरों ने अगला सीजन खेलना होता था उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाते थे। तो ये डोमेस्टिक में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मिसबा ने ये इनिशिएटिव लिया था कि भाई अगर प्लेयर आ रहा है अगले साल उसके फिटनेस लेवल का स्टैंडर्ड है क्या। तो इसी तरीके से मैं अगर बात करूं आपकी हसन अली जो बैट्समैन था, एहसन अली हो गए, और उसके बाद फिर हम उमर अकमल को आप टीम में ले आए, किस बेस पे लेके आए, क्या उसकी फिटनेस वो थी? तो ये वो सारी चीजें हैं कि एक टीम के नजर आता है कि यार टीम वाकई सीरियस है, कुछ करना चाहती है। ठीक है ना, हम तो नदीम उमर साहब की बहुत तारीफें करते हैं ना कि एज अ इंसान बहुत अच्छे इंसान है, खूबसूरत आदमी है और वो चाहते कि उनकी टीम, तो आपको हर चीज में मैनेजमेंट में भी फिर आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं। राइट, ऑलराइट,
मिसबा ये अगर एक और सवाल, बल्कि मैं इरम से काफ़ी देर से हमारी बात नहीं हुई। इरम, एक और प्लेयर जो कि आई थिंक हम ये कहेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स तो चलें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए वो प्लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़। वो भी बिल्कुल इस PSL में ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी अभी आपकी हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। आई मीन देयर इज़ नथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट अगर हम नवाज़ की परफॉर्मेंस, वेदर इट्स विद द बॉल और विद द बैट। तो इरम, आई थिंक उनका परफॉर्म ना, ये देखें जी आपकी स्क्रीन पर भी जो है वो इस वक्त इनकी परफॉर्मेंस है नवाज़ की। तो अगर आप इनके पिछले मैचेस देखें, 14-3, ये मैं रन्स की बात कर रहा हूँ, 3-2-2-1 रन। और अगर आप टोटल, इन्होंने जो है वो अब तक टूर्नामेंट में 22 जो है वो रन्स बनाए हैं। और अगर आप उनकी विकटों की बात करें तो उन्होंने 3 विकटें जो है वो अब तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ हासिल की हैं। सो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि मिडिल ऑर्डर में कहना चाहिए एक सुतून हुआ करता था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी एक बड़े रेगुलर मेंबर रहे हैं। इरम, आई थिंक जो परफॉर्मेंस है नवाज़ की, it is concerning, not just for Quetta Gladiator but for Pakistan as well. क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, इधर दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि प्लेयर के अंदर खुद क्या चल रहा है, वो कितना कंफर्टेबल है अपनी बैटिंग के नंबर पे या अपनी बॉलिंग पे, वो कितना कंफर्टेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि जब एक टीम, पूरी टीम आप प्लेइंग 11 कह लें, जब वो प्रॉपरली क्लिक नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि क्रिकेट जो है वो किसी एक प्लेयर की गेम नहीं है, वो 11 प्लेयर्स की गेम है। कोई एक भी जो है वो मैच कह लें नहीं जितवा सकता, सारे प्लेयर्स को मिलके करना होता है। तो मुझे दो चीज़ें लगती हैं कि यहाँ तो ये मोहम्मद जो नवाज़ हैं उनके अंदर क्या चल रहा है कि वो कितना कंफर्टेबल हैं, कोई फटीक का शिकार तो नहीं है या कोई कुछ भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि उनकी टीम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही जबकि उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स इस सीज़न में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी, उस तरह से वो परफॉर्मेंस आई ही नहीं कोयटा की तरफ से। तो ये दो चीज़ें लगती हैं कि जिस वजह से जो है, क्योंकि मैंने नवाज़ की परफॉर्मेंस देखी, पाकिस्तान टीम में बड़ा अच्छा खेलते चले आ रहे थे, बॉलिंग भी और विद द बैट इवन वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन अब ये चीज़ है कि जिस तरह वो कोयटा को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो मुझे लगता है टीम का जो एक माहौल बना हुआ है ना, वो भी उनको काफ़ी जो है उन पे इम्पैक्ट कर रहा होगा उन पे। बिल्कुल, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जरूरी है, नवाज की परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर जिस तरह इरम बात कर रही है, पाकिस्तान टीम की भी अगर नवाज की परफॉर्मेंसेस देखें, ऐसे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है उसकी लास्ट, अगर पिछले मैचेस देखें। साथ में ये कि क्योंकि अब आप देखें कि इमाद वसीम भी जो है वो लाइन में है, बिल्कुल वसीम परफॉर्मेंस दे रहा है। और जिस तरीके से मुझे ये अच्छा है कि शदाब के पीछे उसामा मीर भी है। तो ये वो चीजें जिसकी हम बात करते हैं कि आपकी बेंच स्ट्रांग होगी तो लड़कों पे प्रेशर होना जरूरी है कि अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो बेंच पे एक लड़का तैयार बैठा हुआ है। ये वो बेंच है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। इंजी भाई, इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि आपके पास लाके हम जरा इसको समेटें, इस डिस्कशन को। और नवाज, आई थिंक वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ अगर आपको याद हो, मैच में इवेंट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, और वो फिर ड्रेसिंग रूम वीडियो भी आई थी और बाबर उनको अपना मैच विनर करार दे रहे थे। लेकिन अगर आपने देखा हो तो वो नवाज एक कोने में बिल्कुल सर झुका के बैठे हुए थे, एंड इट लुक लाइक कि उनका जो खुद एतमादी है वो बिल्कुल किरचियाँ हो चुकी है, कॉन्फिडेंस शैटर उनका हो चुका था। उसके बाद से नवाज, वो वाले नवाज हमें दिखे नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए PSL में अपनी फॉर्म को रिगेन करना, बिकॉज जैसे कि लाला ने अभी बताया, आपके पास 2 ऑलराउंडर तैयार हैं। इमाद वसीम रोज हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसामा मीर का जबरदस्त कमबैक हुआ है। जीनसी भाई, क्या कहेंगे नवाज के हवाले से? नहीं, बिल्कुल शाहिद ने सही कहा है कि जी आपको जितनी आपकी बेंच की स्ट्रेंथ मजबूत होगी ना, तो जिन्होंने 11 में खेलना है उनको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और ये भी जिस तरह हम कोयटा की बात कर रहे थे ना कि जी आजम खान की बात कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, देखें एक मैं आपको बात बताऊं कि आपके वहाँ 2 बड़े कप्तान बैठे हैं। मोइन भी कप्तानी कर रखी है और सरफराज ने भी काफी लंबे अरसे से कप्तानी कर रहा है। देखें बाहर जितने मर्जी बड़े प्लेयर बैठे हों, टीम के अंदर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज ट्रेवल करती है ना, वो कप्तान की करती है। और सरफराज की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी परफॉर्मेंस है जो वो टीम को मुतासिर नहीं कर सकती। तो ये एक है ना मेजर फैक्ट है कि जी जो उनकी टीम पे असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि जी आप बेशक है ना आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे जिस लेवल की खेलनी चाहिए, परफॉर्मेंस आगे पीछे हो जाती है, लेकिन है ना आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रहे जिससे उनकी टीम पे फर्क आ रहा है। और जहां आप दूसरी प्लानिंग करने का कह रहे थे कि वो इन लोगों का काम है, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, इनको कप्तानी करनी चाहिए,
और दूसरी चीज ये कि जो यानी लड़के पाकिस्तान से लड़के हमारे खेल के आते हैं और यहाँ आके ना मुझे थोड़ा सा वो इतने सीरियस नजर नहीं आते कि जितना होना चाहिए। हालांकि जिस तरह नवाज है, ये पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान का हिस्सा है और ये इसको जैसे अपनी लीग में आना चाहिए या अपनी फ्रेंचाइज में आना चाहिए, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनको लगना चाहिए कि नए लड़के इनसे सीख रहे हो, पता चल रहा होगा कि जी डिफरेंस है कोई, तो वाली चीज हमें देखने में नहीं आ रही। और ये मेरे ख्याल में टीम की वजह से भी है कि जी बात टाइम टीम हार रही होती है तो आप भी उसके साथ डाउन हो जाते हो। लेकिन ऐसे लड़के हैं ये जो मेरा मतलब ये इतने एक्सपीरियंस हो गए हैं, इनको इस पोजीशन से निकाल के लेके जाना चाहिए इसको अपने, तो वाली चीज है ना नहीं देखने में आ रही। एब्सोल्युटली। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि अब फिलहाल इन दोनों टीमों के डिस्कशंस को हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, बिकॉज नाउ वी आर टू लुक एट द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ PSL 8 सो फार। अब तक जो PSL हुआ है उसके टॉप परफॉर्मर्स कौन से रहे, उससे कुछ ज़्यादा और डिस्कशन पॉइंट्स निकलेंगे। अगर हम बैटिंग के हवाले से बात करें तो वो मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट इज द कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान। और जो सुल्तान की परफॉर्मेंस है उसके सुल्तान है मोहम्मद रिजवान। वाह, क्या हम काफ़ी अल्फाज बन गए। 329 रन बना चुके हैं रिजवान अभी तक एट एन एवरेज ऑफ 110 ऑलमोस्ट और स्ट्राइक रेट ऑफ 144, 7 छक्के मार चुके हैं जी। रायली रूसो बात करें तो वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, 4 मैचेस में 218 रन एट एन एवरेज ऑफ 72.6 एट एन स्ट्राइक रेट ऑफ 169। बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। गो के बाबर की एवरेज 171 रन बनाए हैं, एवरेज 57 की है, लेकिन बाबर का स्ट्राइक रेट 131 और इस पर हम कल काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं बाबर के रिलेटिवली लो स्ट्राइक रेट पर। आजम खान कल जंप मारकर टॉप 5 में आ गए हैं, 4 मैचेस में 166 रन बनाए हैं विद अ हाई ऑफ 97 यस्टरडे, 83 की एवरेज, 173 का स्ट्राइक रेट आजम खान खेल रहे हैं। और 5वें नंबर पे द प्लेयर वी वर टॉकिंग अबाउट अ मिनट बैक, इमाद वसीम, 5 मैचेस में 166 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 173। और इमाद वसीम एंड आजम खान हैव बोथ हिट 11 सिक्सेस। ये इस टूर्नामेंट के अब तक के मुश्तरका तौर से ज़्यादा छक्के मारने वाले हैं। जेम्स विंस भी 11 छक्के मार चुके हैं। सो इस वक्त 2 पाकिस्तानी बल्लेबाज ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहे हैं बॉलर्स के लिए। चलें जी, अब ज़रा बात करते हैं हम टॉप बैट्समैन के हवाले से, लेकिन अपने प्रोग्राम में माशाल्लाह जी स्क्रीन में और रौनक लगाने आ गए हैं। मुशी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और लाला देखते ही लाला के मुँह से आहा निकल गया। भाई कैसे हैं आप मुशी भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सबको बहुत बहुत सलाम हो और ग्रेट टू बी बैक विद ओल्ड फ्रेंड्स। वेरी गुड, प्रैक्टिस अच्छी रही आपकी आज नेशनल स्टेडियम में, हनीफ मोहम्मद क्रिकेट एकेडमी में, गालबन वहाँ थी आज शायद। हाँ जी, वहाँ भी प्रैक्टिस थी, अभी वापस ही आए हैं प्रैक्टिस थोड़ी देर पहले। कराची की गर्मी एंजॉय की होगी आज, वैसे गर्म दिन है कराची में, मेरे ख्याल से आज गर्मी शुरू हो गई है वैसा लग रहा है। नहीं बट हवा चलती थी, हवा चलती है तो फिर ठीक है, हवा ठीक हो गया। चलें मुशी भाई, आप ही से हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम टॉप 5 बैट्समैन हम जरा देख रहे हैं अब तक, बिकॉज आज वक्फे का दिन है PSL में, तो हम जरा देख रहे हैं कुछ टॉप परफॉर्मेंस के हवाले से। मोहम्मद रिजवान पे स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है आप ही की टीम के प्लेयर हैं और माशाल्लाह 329 रन, 110 की एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट। रिजवान अभी थोड़े प्रेशर में रिसेंट टाइम्स में हमें नज़र आए। अपनी उन्होंने पोजीशन भी सरफराज को दी कि उनको खिलाया जाए, सरफराज ने रन्स भी किए वहाँ पे। आपको लग रहा है कि रिजवान ने अपने ऊपर ये प्रेशर पॉजिटिवली लिया है, दैट नाउ ही इज डिलीवरिंग रन्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक ही इज अ वेरी पॉजिटिव गाय। आपने देखा कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ये 4 साल तक बैठा रहा, इंतजार करता रहा अपनी बारी का, और हमेशा इसके वर्क एथिक्स में कभी चेंज नहीं आई, कभी इसके मूड स्विंग्स नहीं आए, और ये एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट अपनी लेके चलता है। इसके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हैं और ये वाहिद बैट्समैन है बहुत रिसेंटली जो मैंने देखा है, जिस तरह मैं हमारे पैनल में इंजी हैं बैठे, मैं इनके साथ खेला हूँ लकीली, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द गेम। ये भी बॉलर्स को, ऑपोजिशन को ताड़ के बैठते थे जब ये खेला करते थे कि मैच किस तरह जीतना है या स्कोर किस तरह करना है। तो आई थिंक रिजवान में भी ये क्वालिटी है कि रिजवान ऑपोजिशन को देखता है कब चेंज करना है गियर। इवन 2020 में सम टाइम बहुत सारे लोग, इवन माई सेल्फ, हम ये बैठ के ये बात कर रहे होते हैं कि यार लेट हो गया, देर हो गई, मगर आपने पिछले मैच में भी देखा कि एकदम इसने चेंज किया गियर को और एकदम किधर से किधर ले गया, गेम को ले गया। तो आई थिंक इसके अंदर बड़ी अल्लाह ने क्वालिटी रखी है और ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी है और ही इज अ वेरी गुड लीडर आल्सो। सो हर बॉक्स ये टिक करता है और सबसे अच्छी बात है एज आई सेड कि बॉलर को ये चूज करता है, पिक करता है। हालांकि लिमिटेड शॉटों के बावजूद
ये आप कभी भी ये नहीं सोचता। अभी रिसेंटली 1-2 शॉटों के ऊपर ये प्रैक्टिस भी कर रहा है, ट्रेनिंग के ऊपर ये चाह रहा है कि मैं डेवलप कर दूं ताकि मेरा वीक पॉइंट कोई ना रहे। आई हैव टू बी वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर पीपल, सो ही इज टिकिंग ऑल द बॉक्सेस। हाँ बिल्कुल। मिसबा में बल्कि आपसे बात करूंगा, एक ज़माने में रिजवान को अंटिल वेरी रिसेंटली उनको वन ट्रिक पोनी कहा जाता था। कहते थे ये लेग साइड का प्लेयर है, इसको लेग साइड पे आप बॉल देते रहेंगे, रन्स करता रहेगा, जहाँ ज़रा आप बॉल को ऑफ साइड की तरफ से बाहर लेके जाएंगे रिजवान स्ट्रगल करेगा। आपको लगता है रिजवान ने इन रीसेंट टाइम्स अपनी इस खामी पे, नंबर 1 आप समझते हैं कि ये क्या खामी वाकई एग्जिस्ट करती थी, और अगर हाँ तो क्या उसने उसको ओवरकम किया है? जी मिसबा। देखिए बात ऐसी नहीं है, ऑब्वियसली हर प्लेयर का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि वो उसी पे वर्ल्ड क्लास हो जाता है। राइट। वो कि उसको अपने आप पे बिलीव हो और उस पर बहुत ज़्यादा कमांड हो। आई थिंक कोई भी दुनिया का आप प्लेयर देख लें, वर्ल्ड क्लास आप कहते हैं ठीक है, जो शायद जिनके पास बहुत ज़्यादा अल्लाह ने जिनको सलाहियत दी होती है, लेकिन दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स में देख लें तो कोई ना कोई ऐसी उनमें क्वालिटी ज़रूर होगी, कोई ऐसी शॉट होगी जो कि उसकी गो टू शॉट होगी, हमेशा वो उस पे ही ज़्यादा रन्स करेंगे। रिलीज शॉट। रिजवान ऑब्वियसली अगर आप इसको 4 डे में टेस्ट मैच में देखेंगे, लंबे फॉर्मेट में देखेंगे, 50 ओवर की क्रिकेट में देखेंगे तो कट अच्छी मारता है, इवन कवर चौके मारता है, ड्राइवों पे सामने भी खेलता है, हर तरफ खेलता है। लेकिन जो T20 में एक थोड़ी सी उसने अपनी गेम में ये शॉट जब से एक डेवलप की है, ये जो शॉर्ट हैंड जैब टाइप की होती है या पिकअप शॉट होती है, ये नॉर्मली सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, लेंथ बॉल इन द स्टंप्स, इस एरिया में किसी भी पिच पे जिस पे हमेशा आपको रन्स बनाने मुश्किल होते हैं। इंजी भाई ये शॉट बड़ी अच्छी मारते थे, अगर आप देखें तो ये पिकअप शॉट मारते थे, स्क्वायर लेग फाइन लेग को हमेशा जो है वो बाइसेक्ट करते थे और वहाँ से चौका या छिक्का मारते थे। इवन मिड विकेट पे भी अच्छे लेंथ बॉल को, ये टेस्ट मैच में मुझे याद है कर्टली एम्ब्रोज को छिक्का मार दिया था उन्होंने, जो कि फिर आपको बॉलर पे प्रेशर पड़ता है। राइट। उसके बाद फिर वो आपको आगे भी गेंद करता है, फिर कट वाला भी गेंद करता है। तो रिजवान शॉटें सारी खेल लेता है, लेकिन क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है, उस एक शॉट पे वो कोशिश करता है कि उसी पे रहे और उस पे उसको रन्स मिल रहे हैं, उसको कुछ और सोचने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। बट मुझे लगता है कि मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसको देखा और डोमेस्टिक में भी वो ऑफ साइड पे भी इक्वली गुड खेल सकता है। कट शॉट ऑस्ट्रेलिया में उसने रन्स किया है, वहाँ पे यहाँ डोमेस्टिक में हर तरफ वो रन्स करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेंटल स्ट्रेंथ है। जो अभी हम नवाज़ की बात कर रहे थे, वहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था कि वो जब वो कॉन्फिडेंट होता है, जब वो अच्छा परफॉर्म करता है और सही वो उसके माइंड जो है वो सही फ्रेम में होती है, तो वो आपका बहुत ही कमाल का प्लेयर है। लेकिन वो जल्दी जो है ना, वो अफेक्ट जल्दी होता है उसका, मेंटली उस पर प्रेशर जब आता है तो वो थोड़ा सा उस तरीके से नहीं उसको हैंडल कर सकता जैसे बाकी प्लेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको अपनी इस चीज़ पे जो है ना वर्क करने की ज़रूरत है। नवाज इज़ नॉट द सेम नवाज आफ्टर दैट इंडिया मैच। कुछ ऐसे इस किस्म के इवेंट्स हुए उसके बाद वर्ल्ड कप में, फिर टेस्ट मैचेस में, कि जहां उसका कॉन्फिडेंस शटर हो गया और वो वापस नहीं आ रहा। मेरी एक एडवाइस है उसको कि फॉरगेट अबाउट दैट। आप बाहर होंगे, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, अंदर मेंटली जो है ना फ्री होके जाएं और वो करें जो आपको आता है। परफॉर्मेंस होगी, अगर आप सोचों के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये डिफरेंस है रिजवान का और उसका। ब्रिलियंट पॉइंट जी। यहीं पे वो जो आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वाली बात, यहाँ है कि जी नफ्सियात के साथ खिलाड़ी की किस तरह उसको जो है वो रिपेयर करना है। जा रहे हैं हम एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आके अपने टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से बात करेंगे, बॉलिंग पे नज़र डालेंगे। इसके अलावा हमारे जो पैनलिस्ट हैं, बहुत ही एबल पैनलिस्ट, हम जोर का जोड़ #जोर का जोड़ में जो सवालात हैं वो भी इनके सामने रखेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि इनका अब तक का सबसे सरप्राइजिंग किस
खिलाड़ी को देख के हैरत में रह गए कि यार ये दिस इज हिज PSL सो फार। छोटा सा होमवर्क भी इनको देते हैं। अब ये बढ़ना है ब्रेक की जाने, मिलेंगे आप इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में, जहां पे आज बड़ा जोरदार डिस्कशन चल रहा है। इट्स एन ऑफ डे टुडे, प्रीटी चिल डे ऑन PSL एज वेल। हमारे शो में भी आज चल रहा है, लेकिन हम इस वक्त अब बात कर रहे हैं ज़रा टॉप परफॉर्मर्स के हवाले से इस PSL के। सो हमने बैटिंग के हवाले से बात की, आपको ये बताया कि टॉप 5 बैटर्स कौन है। ज़ाहिर है रिजवान स्टैंड्स आउट देयर, और रिजवान के हवाले से काफ़ी तफसील से हमने बात भी की। आई रियली एंजॉयड द कंपैरिजन बिटवीन रिजवान एंड नवाज देयर। अब हम ज़रा बात करते हैं कुछ बॉलिंग के हवाले से। नाउ बॉलिंग इज़ समथिंग जो कि जनरली HBL PSL में डोमिनेट करते हैं हमारे पाकिस्तानी, और यहाँ पे भी जो आपको टॉप 5 में नज़र आएंगे पाँचों, वो हमारे पाकिस्तान के ही शहजादे हैं। और बैट्समैन में भी इनफैक्ट इस बार सिर्फ एक रायली रूसो हैं जो कि फॉरेन प्लेयर हैं, बाकी सब पाकिस्तानी उसको डोमिनेट कर रहे हैं। एहसानुल्लाह सरप्राइज इंक्लूजन इन दैट लिस्ट, हु वुड हैव थॉट। 5 मैचेस में 12 विकेटें ले चुके हैं एहसान, और एहसान की जो खास बात है, he has bowled with an economy of 5.54. वाओ, इमेजिन। दूसरे नंबर पर अब्बास आफरीदी, इनके 4 मैचेस में 12 विकेटें हैं at 13.7, लेकिन अब्बास हैज़ एन इकोनॉमी रेट ऑफ 9.9। पिछले मैच में तो इनकी बचत हो गई थी। उसामा मीर, यस अनदर सरप्राइज इंक्लूजन, 5 मैचेस में 9 विकेटें, 6.7 की इकोनॉमी, 15 का एवरेज, और 5वें नंबर पर है हसनैन, 4थे नंबर पर है हसनैन, आई एम सॉरी। 5 मैचेस में 8 विकेटें उन्होंने ली हैं at an economy of 8.15 and an average of 19.37। and then हसन अली सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 6 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं, और उन्होंने जो है हसन अली ने करवाई है 12.33 की एवरेज, बट उनकी जो इकोनॉमी है इज़ 9.25। चलें जी, तो ये हो गए टॉप 5 आपके सामने। लाला, एहसानुल्लाह, हैरानी हो रही है, खुशी भी हो रही है देख के इसको, नंबर 1। मेरे ख्याल में हमें तो मुशी भाई की तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे। मुशी भाई उनके बॉलिंग कोच हैं, है तो बॉलिंग कोच, लेकिन ये टीम ओनर से कम नहीं होते वहाँ पे। तो हमें तो मुशी भाई की तारीफ करनी चाहिए एज अ बॉलिंग कोच। वहाँ पे मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, और माशाल्लाह तीनों जो नाम है ऊपर के मुल्तान सुल्तान की ही नाम है। ये तो सवाल मुशी भाई से बनता है जी। चलें जी, डी फैक्टो टीम ओनर मुशी भाई से बात करते हैं। मुश्ताक से सवाल से पहले जो शाहिद ने कहा है ना कि ये मुश्ताक से सवाल बनता है कि बॉलिंग कोच का, हाँ, तो मैं माजरत के साथ कहूँगा कि ये बॉलिंग कोच से पहले इसका बैटिंग कोच का पूछना चाहिए। वहाँ भी पहले 3 नाम है ना मुल्तान सुल्तान की हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये मुश्ताक है ना, अब ये बॉलिंग कोच से और बैटिंग कोच से ये आगे निकल गया है। अब जो ये मुल्तान सुल्तान के जो 10-12 कोचिंग, उनका मेंटोर है, उनको कोचिंग करता है। ये तो हमें नहीं पता था, एनसी भाई ने हमें बता दिया। जबरदस्त जी। तो ये सारे जितनी जो पीछे परफॉर्मेंस है कि जी रिजवान है, वो मेरा मतलब है मेंटली स्ट्रांग है, आप उनके पीछे जाएंगे कि जी इनके पीछे कौन लोग काम करने वाले हैं। तो कोचों के 11 सवाल मुश्ताक से। मुशी भाई बेसिकली जो है ना वो किंग मेकर है। किंग मेकर जो होते हैं वो नजर नहीं आते। मुशी भाई किंग मेकर है। मुशी भाई माशाल्लाह, कितनी तारीफें, कितने आप दिल में लड्डू फूट रहे होंगे इस वक्त। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपकी यहाँ टांग खींची जा रही है? ये नहीं, ये इन दोनों की बातों में पॉजिटिव ले रहा हूँ, नेगेटिव नहीं ले रहा कोई। और आज शाहिद बहुत प्यारा लग रहा है, लाल काली शर्ट लग रही है, और माशाल्लाह, और एज ऑलवेज यंग। इंजी के चेहरे के आज ऊपर रौनक है। इंजी आज 10 साल छोटे लग रहे हैं। ये इनकी बातें, ये सबसे अच्छे क्रिकेटिंग एनालाइज कोई करता है ना क्रिकेट को, तो इनका दूर अंदेश है। मैं तो कहता हूँ शायद मुशी भाई की किस्मत अच्छी है कि इंजी भाई आज सामने ना, तो मैं इंजी भाई के सामने जो रिस्पेक्ट में ना मुशी भाई को जो है ना कुछ नहीं कह सकते। मिसबा भी कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से। मिसबा कुछ लगा है बैकग्राउंड पे, बोला है मिसबा भी अच्छा लग रहा है। मुशी भाई जो है ना वो हुई है आज माशाल्लाह, कप्तान के साथ एक ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम। आज प्रोफेसर भी लग रहा है, यू नो, लाइक बहुत अच्छा डिसेंट कपड़े पहने। इमाम तो हीरो लग रहा है। इमाम तो अल्लाह खैर करे। आज ये क्या हो रहा है? ये चले जी। मुशी भाई जरा, मुशी भाई मिसबा को बात करने तो दे। मुशी भाई 1 मिनट खामोश तो होना प्लीज। मिसबा बोलो। मुशी भाई बात है, मुशी भाई इन बातों से कोई असर नहीं होगा। आता है ना, बॉलर बड़े बड़े प्लान बनाते थे हमारे खिलाफ, लेकिन हमें पता है कि क्या करना है। इधर जो है ना कोई कमर्शियल प्लॉट इधर भी लेके आए, फिर ही है, वरना तो हमें खामोश नहीं करा सकते आप। नहीं नहीं, मेरे जो बात कही है, मैंने इस तरह नहीं कही कि मजाक में कही है।
इंग्लैंड में 2001 में मैं मैन ऑफ द सीरीज हुआ, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने मेरे से बैटिंग का पूछा, तो मैंने कहा कि जी मेरा बैटिंग कोच मुश्ताक है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मुश्ताक को भी पता है कि जी मैंने इंटरव्यू में कहा है, और कि जी ये हमारे पीछे भी और ये इनके पीछे ये जो मेंटली इतने स्ट्रांग है। इंजी भाई ने दोस्ती निभाई है, इंजी भाई दोस्ती बहुत निभाते हैं माशाल्लाह। इंजी भाई मुझे लगता है कोचिंग मुशी भाई ने ऐसे की होगी, खेल के दिखाया होगा और आपको कहा होगा इंज नहीं खेलना, ऐसे नहीं खेलना। और चले जी, कमिंग टू द वैसे वाकई मुशी भाई माशाल्लाह मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, बैटिंग भी डोमिनेट हो रही है, वहाँ पे भी टॉप 3 आपको नजर आ रहे हैं, बॉलिंग भी अगर आप देखें, सो कभी कभार ये देख के डर भी लगता होगा, कभी कभार टीमें जल्दी पीक जो कर जाती हैं वो अपना मोमेंटम लूज भी कर सकती हैं, फाइनल हार जाती हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाती। कहीं मुल्तान सुल्तान के कैंप में ये फियर तो नहीं आया अभी तक? देखें, दिस इज फनी ओल्ड गेम, एज वी ऑलवेज से दिस, के क्रिकेट इज फनी ओल्ड गेम। आपको बिल्कुल जिस तरह प्रोएक्टिवली आपको काम करते रहना चाहिए, आपको बेसिक्स पे काम करते रहना चाहिए, आपके वर्क एथिक्स चेंज नहीं होने चाहिए। जहां आपके एहसानुल्लाह की बात की, असामा की बात की, मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहते हैं, हम सब देना चाहते हैं जिन्होंने इनके साथ काम किया। एहसानुल्लाह को मैं कहता हूं कि बहुत कम लोगों को पता है। आई टेल यू द इनसाइड स्टोरी कि जब ये पिछले साल पिक हुए तो इनको जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के कोचेस थे, उन्होंने हैदर ने, अब्दुल रहमान ने इनके ऊपर टारगेट किया। पिछले साल सबने पता चल गया था ही वाज वीक, इन्होंने इनको ट्रेनिंग करवाई। ये पिछले 6 महीने से मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट उनको लाहौर में अपना फिजियो भी दिया हुआ था, ट्रेनिंग करवा रहे थे। और इनके जितने भी डोमेस्टिक रीजन के कोचेस हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए हमें। ये तो आते हैं तैयार शुदा होके आते हैं अपने फ्रेंचाइज के साथ, तो आई थिंक ये रीजन के कोचेस को इनका क्रेडिट जाना चाहिए। उसामा के बारे में भी आमीन शाहिद बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई मजाक की बात नहीं है कि जब इन्होंने इनको खिला दिया ना, जब अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कर रहे तो अभी शायद थोड़ी देर के लिए आया था, तो इसने वनडे में डाल दिया उसको। जैसे उसको एक्सपोजर मिला, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो गया। सो आई थिंक ये जितने भी लड़के आए हैं, जिस तरह ये मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, किसी भी फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, हमें सबसे ज्यादा क्रेडिट उन लोगों को देना चाहिए जो ग्रास रूट के ऊपर इनके साथ काम कर रहे हैं, और आई थिंक ये क्रेडिट को जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलें जी, दैट इज अमेजिंग एक्चुअली जो इन्होंने बात की। बस सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं मुख्तसरन मिसबा आपसे मैं पूछूंगा एहसानुल्लाह के हवाले से। हमने कराची वाले मैच में ये बात नोट की थी, एंड यू हैड अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन देयर कि कराची के बैट्समैन जो है उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दी थी एहसानुल्लाह को, वो रन्स बनाने को तैयार नहीं थे। आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस टूर्नामेंट में एहसान ने अपना एक, आपने रिस्पेक्ट का वर्ड किया, मैं कहूँगा एक फियर क्रिएट कर दिया है मुखालिफ टीम के दिलों में इस वक्त, कि वो वाकई उस पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जिस तरह शाहीन का एक एक्स फैक्टर है लाहौर कलंदर्स की तरफ से, मुझे लगता है एहसान ने वही एक्स फैक्टर जो है ना, वो यहाँ पे वही इम्पैक्ट वो क्रिएट कर रहा है उसामा उसके साथ मुल्तान के लिए। लेकिन एहसान ने स्पेशली अगेंस्ट कराची जो सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली थी कि अंडर प्रेशर जब 2 बैट्समैन इस तरह जा रहे हों कि वो ऑलमोस्ट 15 की एवरेज से स्कोर कर रहे हों, पिच बड़ा अच्छा हो, वहाँ पे आके उसने अपनी नॉर्मल जो उसकी स्ट्रेंथ थी पीछे के बैक ऑफ लेंथ और पीछे गेंद करना, उससे हट के उसको जब ज़रूरत पड़ी यॉर्कर्स करने की तो उसने अंडर प्रेशर वो भी उसने डिलीवर किया। और ये बहुत अच्छी बात है किसी नए बॉलर के लिए कि वो अपने आप को हर किस्म की लेंथ में बॉल करने के लिए उसने तैयार किया है, हर किस्म की सिचुएशन में। हाँ, ये अलग एक बात है कि मेरा एक सवाल मुशी भाई से ज़रूर था कि जहाँ पे भी एहसानुल्लाह काम करके आया है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे फील्डिंग कोच कोई नहीं था, मुझे लगता है इनके साथ टीम के। सही मिसबा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बॉल उनकी टांग पे बॉल लग के थर्ड मैन पे चला गया, तो वो इवन लगने के बाद गेंद बाउंड्री के पास पहुंच गया, उस वक्त भी उनको पता चला कि मुझे बॉल लग के गया। चलिए जी, ग्रेट। अभी हम बढ़ रहे हैं जी। आई एम सॉरी, हमारे पास वक्त जरा कम है, बिकॉज सवालात काफ़ी हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम हर रोज़ाना ही उसको आगे बढ़ा देते हैं अपने सेगमेंट को, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, हैश जोड़ का जोड़। पहला सवाल इस वक्त आता है जी आपकी स्क्रीन पे,
और मुशी भाई, ये सवाल बेसिकली आपसे पूछा गया है। बेसिक ग्लेशियर 786 इनका ट्विटर हैंडल है। कहते हैं आस्क मुशी भाई, उस्मान खान जो कि T10 और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस करके आया है, शान की जगह ओपन क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। जी मुशी भाई, उमर खान। यार ये इतना अच्छा होता कि यार मुशी भाई ये सवाल खुद पढ़ के सुनाते कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा होगा जूम पे। नहीं, आज गिलासेस भी है वहां, तो उस दिन बहाना बना दिया था कि अपने गिलासेस नहीं लेके आए। मुशी भाई पढ़ के दिखा दें जरा एक दफा। ये दूर क्या है ग्लासेस, नजदीक के नहीं है। ये नजदीक के है, नजदीक के। मुशी भाई, उस्मान खान का सवाल पूछा गया कि इसकी जगह क्यों नहीं शान? याद आ गया, पढ़ो। वो मुझे याद आ गया स्कूल का, पढ़ो। अच्छा नहीं, ये उस्मान का जो इन्होंने क्वेश्चन किया है उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि पहला मैच वो खेला था। अनफॉर्चुनेटली शान देखे ना, जैसे कल मिसबा ने भी बात की, मेरे ख्याल दूसरे हमारे जितने भी एनालिस्ट लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, तो जब आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है और आप जीत रहे होते हो ना, तो आप 2-3 मैच अगर किसी के बुरे भी जाते हैं ना, तो यू शुड बैक दैट गाय। तो हमने उसको बैक किया और एंडी डेफिनेटली ही लाइक्स उस्मान और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह नहीं बन रही। चलें जी, लकी आरिफ का सवाल है, पूछते हैं क्या शादाब को बॉल से ओपन करना चाहिए या वो कर सकता बेसिकली मुनरो के अगेंस्ट जैसे कल उसामा ने वेड के साथ किया था। बेसिकली मिसबा आपसे मैं पूछूंगा, शादाब से बॉल ओपन करने के हवाले से लकी आरिफ पूछ रहा है, लगता है आपको कि एक वाइबल ऑप्शन है शादाब? मिसबा, जैसे उस दिन आपने उस्मान से भी बात की, लेग स्पिनर के लिए स्पेशली फर्स्ट 6 ओवर्स में इतना आसान नहीं है। आप बहुत ही कोई ऐसा ऑब्वियस अगर आपको नज़र आ रहा है किसी बैट्समैन के अगेंस्ट, फिर आप करते हैं। मेरा इस्लामाबाद के पास एक अच्छी ऑप्शन है जो कल बड़ा अच्छा उन्होंने प्लान किया। अब्रार एक ऐसी ऑप्शन है कि जब भी फॉरेन प्लेयर कोई भी आएंगे वो मिस्ट्री स्पिन करते हैं, तो वो कर सकते हैं उनके लिए नए बॉल के साथ। और कल मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ने बहुत ज़बरदस्त उनको यूज़ किया। 2 फॉरेन प्लेयर्स को ऊपर से ले गए जो कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट शायद ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म की बैटिंग करते, तो उनको आइडिया है कि उन्होंने किसको कहाँ यूज़ करना है। राइट, ऑब्वियसली बाद में इन द मिडिल ओवर्स मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव है, शायद ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक हो गया जी, लेग स्पिनर वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अमार चौधरी का सवाल है, Quetta do have big names and game changers, but aren't they going with many names with the same batting number specialist? सरफराज, इफ्तिखार, अकमल, हफीज, बेसिकली वो ये कहते हैं कि दोनों ये सब नंबर 4 पे बैटिंग करने के स्पेशलिस्ट हैं। सो इमाम, आपका क्या कहना है इसके हवाले से कि काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ उनकी नॉमेनक्लेचर है बैटिंग का, क्वेटा का? देखिए, इस पे हम पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि टीम तो उनकी बहुत स्ट्रांग है, और बट ये फॉर्मेशन है, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि बेसिकली ये जो 4 बैट्समैन है ये बेसिकली हैं तो 4 नंबर के ही प्लेयर, तो उसने उन्होंने कोई गलत जज नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली जब आपके पास काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें से देखें, अभी हफीज़ भाई और अकमल अब उमर में से एक ही खेल रहा है, जिस वजह से सैफी भाई अगर आप देखें लास्ट ईयर चौथे पे खेल रहे थे, तो अभी कभी वो 1 डाउन आ रहे हैं और लास्ट मैच में वो नंबर 5 पे आ रहे हैं। तो मैं इन बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल ये चारों जो हैं स्पेशलाइज तो हैं ये चौथे नंबर पे, लेकिन उनकी टीम की फॉर्मेशन ऐसी बनी है कि कोई एक ही खेल सकता है, इस वजह से ऊपर नीचे आ रहे हैं उनके प्लेयर्स। Alright, great. Thank you so much. हमारे पास 2 सवाल और थे, रहमान खिलजी साहब एंड मोमिना, बट वी आर वेरी सॉरी, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम बिकॉज वक्त आ गया, आप लोग को इजाज़त ली जाए। थैंक यू सो मच मुशी भाई, मिसबा, इरम, इंजी भाई एंड लाला, ऑफ कोर्स गुड टू हैव यू बैक, एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों ने हमारा आज का ये एंजॉय किया होगा प्रोग्राम। रिमेंबर, टुमारो इज सुपर संडे। कराची में दोपहर में कराची और मुल्तान एक्शन में होने वाले हैं, और कल टूर्नामेंट का पहला मैच लाहौर में भी खेला जाएगा। सो बहरहाल कल हम आएंगे, तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।